सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑनलाइन एजुकेशन में विकेंद्रीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्था तंत्र के अलग अलग प्रकार देखे। अब इस व्यवस्था तंत्र की रचना के आधार पर हमने दो बातें देखी। एक, कि कितनी ही व्यवसाय इकाई ऐसी होती है कि जिनमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं। उच्च स्तर द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि कितनी ही व्यवसाय इकाई ऐसी होती है जो हर स्तर पर कार्यरत कर्मचारी को अमुक निर्णय लेने का अधिकार देती है। ये अपने कार्य के संदर्भ में योग्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रथम प्रकार का जो दोस्तों व्यवस्था तंत्र है, उसमें उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होने से उसे केंद्रीकरण कहते हैं। जबकि जो दूसरा प्रकार है व्यवस्था तंत्र का, उसमें अलग अलग स्तरों पर अधिकार निश्चित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अर्थात शॉर्ट में अपने देखे जाए तो सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित होना अर्थात केंद्रीकरण, सत्ता अलग अलग स्तरों पर क्रमशः बांट देना, उसे हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे और स्पष्ट करने के लिए हम एक आकृति देखते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीकरण की आकृति देखते हैं कि किस प्रकार से सत्ता एक ही जगह पर केंद्र स्थान पर होती है। देखो दोस्तों, बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है वाइट कलर का। वो सभी व्यक्तियों को आदेश देता है और सभी की सूचनाएं और सभी के कार्य भी सुनता है। यानी कि सबका उत्तरदायित्व मात्र एक जो वाइट आदमी है उसके प्रति है, और वो वाइट आदमी ही सभी अलग अलग रंगीन आदमी को क्या देता है, सूचनाएं देता है, आदेश देता है। इसे बोलते हैं सत्ता का एक ही जगह पर केंद्रीकरण होना, कि एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के डिसीजन लेता है। जबकि विकेंद्रीकरण में एक ही व्यक्ति नहीं होता, परंतु जो सर्वोच्च स्तर पर जो व्यक्ति है, देखो दूसरी आकृति में, सर्वोच्च स्तर पर जो व्यक्ति है वो उससे नीचे के जो कर्मचारी अथवा अधिकारी है उसको अमुक अधिकार देगा कि भाई तुम अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो। फिर वो दोनों व्यक्ति उसके नीचे 3 व्यक्तियों को अधिकार देंगे कि भाई तुम अपने हिसाब से अमुक सत्ता देकर निर्णय ले सकते हो। फिर वह व्यक्ति उसके नीचे वाले स्तर को कुछ सत्ता देंगे और दायित्व सौंपेंगे, और वह व्यक्ति उसके निम्न स्तर पर क्या करेंगे, सत्ता और दायित्व सौंपेंगे। यानी कि वहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास सत्ता थी सभी प्रकार के निर्णय लेने की। यहाँ पर निर्णय लेने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अब अलग अलग स्तर पर अमुक क्या दे देते हैं, सत्ता दे देते हैं। इसीलिए इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकरण में एक ही व्यक्ति जो है सत्ता स्थापित करता है। विकेंद्रीकरण में अलग अलग स्तरों पर क्या होती है, सत्ता स्थापित होती है। तो देखते हैं क्या व्याख्या है विकेंद्रीकरण की, क्योंकि अपने को इस वीडियो में विकेंद्रीकरण के बारे में जो है ज़्यादा सीखना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है विकेंद्रीकरण का, वो देख लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण का विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। संचालकों के द्वारा अधिकार केंद्रित रखना या विकेंद्रित करना स्वयं निश्चित करना होता है। इकाई के संदर्भ में निश्चित करते समय
छोटे कद की इकाइयों के लिए केंद्रित अधिकार का विचार और विशाल कद की इकाइयों के लिए विकेंद्रित अधिकार का विचार सफलदायी साबित होता है। दोस्तों, यदि मान लो कि एक छोटी सी दुकान है तो उसका जो मालिक होगा, धंधा करने वाला व्यक्ति, दुकान का मालिक, वो अपने ऑटोमेटिक पूरी दुकान को संभाल सकता है। लेकिन यदि बिजनेस बड़ा होगा, मान लो कि जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, डी मार्ट है, रिलायंस मार्ट है, रिलायंस बिग बाज़ार है, अब ऐसे शॉपिंग मॉलों को मात्र मैनेजर नहीं संभाल सकता। या जो डी मार्ट का मालिक है, या मान लो कि बिग बाज़ार है, उसका जो मालिक है, रिलायंस का जो अंबानी मालिक है, वो नहीं संभाल सकता। वो क्या करेगा, अमुक मैनेजर निश्चित कर देगा। मैनेजर भी खुद नहीं संभाल पाएगा। मैनेजर भी क्या करेगा, उसके नीचे के सेल्स मैनेजर को नियुक्त करेगा। सेल्स मैनेजर भी नहीं संभाल पाएगा, उसके लिए सेल्स कर्मचारी को नियुक्त करेगा। इस प्रकार से क्या होता है, सत्ता विकेंद्रित हो जाती है। जब बड़ी इकाई होगी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना जरूरी हो जाता है। जब इकाई छोटी होती है तो सत्ता केंद्रित हो वह योग्य रहता है। इसीलिए अर्थ देखते हैं कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने की व्यवस्थित प्रयत्नों को विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार व्याख्या सिंपल है कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्नों को विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। अपने दूसरी व्याख्या भी लिख सकते हैं जो हेनरी फ्योल ने कही है कि अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। वही हो गया, डी मार्ट में जो है अधिकार सौंप दिए जाते हैं, कार्य बांट दिया जाता है और निर्णय प्रक्रिया में क्या करते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। ऐसे प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करना है उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देना अर्थात विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 व्याख्या अपने पास अवेलेबल है। हम सरल और कोई भी अपने को जो व्याख्या सरल लगती है वो व्याख्या अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसके पहले जो अपने 2 आकृति देखी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की, वो मात्र आपकी समझ के लिए है। यह आकृति अपने को एग्ज़ाम में नहीं बनानी है अथवा बुक में भी, चौपड़े में भी नहीं बनानी है। मात्र और मात्र समझ के लिए यह आकृति दर्शाई गई थी। हमें मात्र अर्थ लिखना है और उसका क्या महत्व है वो लिखना है। तो देखते हैं महत्व क्या है विकेंद्रीकरण का। तो संचालन की सफलता का आधार अधिकतर अधिकार और दायित्व के योग्य विभाजन पर होता है। केंद्रीकरण में आत्मकेंद्रित, अवैज्ञानिक, असहयोग, विशिष्टीकरण का अभाव और अधिक कार्यभार जैसी हानियां होती है। इसलिए इन हानियों को दूर करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक समय में व्यवसाय इकाई में विकेंद्रीकरण का उपयोग बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या महत्व है। पहला महत्व है दोस्तों कि त्वरित निर्णय के विकेंद्रीकरण में जिस किसी भी कार्य के साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिससे जिस स्तर पर कार्य करना होता है वही निर्णय लेकर उसका अमल भी हो जाता है। इसलिए निर्णय कैसे हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं और प्रभावशाली हो जाते हैं। उन्हें बार बार में उच्च स्तर के अधिकारियों को पूछने जाना नहीं पड़ता। वो उनके पास निर्णय लेने की सत्ता होने से निर्णय शीघ्र ले लिए जाते हैं। दूसरा है उच्च स्तर के कार्यभार में कमी हो जाती है। जब सत्ता केंद्रित होगी तो एक ही व्यक्ति को निर्णय लेने हैं। एक ही व्यक्ति, जो आपने ना देखा था आकृति के अंदर, सफ़ेद वाला व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों को आदेश दे रहा है और उनकी जो है समस्याओं को सुन रहा है, तो कितना सारा कार्यभार एक ही व्यक्ति पर आ जाता है। जब सत्ता विकेंद्रित हो जाएगी तो क्या होगा, उच्च स्तर के कार्यभार में कमी आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर निर्णय
जो है निम्न स्तर और मध्य स्तर पर उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिससे उच्च स्तर के संचालकों के कार्यभार में क्या होती है, कमी आती है। तीसरा है दोस्तों अभिप्रेरणा में वृद्धि। विकेंद्रीकरण से कर्मचारी के आत्मगौरव और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। उच्च स्तर द्वारा मध्य स्तर और निम्न स्तर के कर्मचारियों को जिस किसी भी कार्य से संबंधित निर्णय की स्वतंत्रता दी गई हो और उनके द्वारा लिए गए निर्णय यदि सफल हो जाते हैं तो उनके आत्मसम्मान में, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये विविध परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के निर्णय लेकर उनका सामना कर सकते हैं और इसका अनुभव भी हमें भविष्य में प्राप्त होता है। तो कर्मचारी के अभिप्रेरणा में, कर्मचारी के आत्मबल में वृद्धि होती है, क्योंकि वो कुछ हद तक निर्णय ले सकते हैं। यदि निर्णय सफल हो गए तो क्या होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वो अभिप्रेरित होते हैं। चौथा है संचालकीय प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण में मध्य और निम्न स्तर के कर्मचारी उनके अधिकार के अनुरूप निर्णय लेते हैं, परिणाम स्वरूप दायित्व का स्वीकार करते हैं। उनको जिस किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्रता दिए जाने से उनमें अधीनस्थों का नेतृत्व करना, उनके मध्य संकलन साधना, स्वयं के कार्यों का आयोजन करना और नियंत्रण बनाए रखना जैसी योग्यता का विकास होता है, जिससे कर्मचारियों को विविध परिस्थितियों में निर्णय लेकर अपनी प्रतिभा बताने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा भावी संचालकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों 1 नंबर का, कि किसके द्वारा भावी संचालकों का निर्माण होता है। तो हमें जवाब मालूम होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण के द्वारा भावी संचालकों का निर्माण होता है। कैसे होगा भावी संचालक का निर्माण? क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उनको अमुक अधिकार दे दिए जाते हैं, अमुक सत्ता दे दी जाती है, जिससे वे निर्णय लेते हैं और उनको कुछ दायित्व भी सौंप दिया जाता है, जिसके कारण उनमें नेतृत्व करने की शक्ति का विकास होता है, संकलन करने का विकास होता है, आयोजन करना, नियंत्रण किस प्रकार से बनाना है, इन सब बातों का उनमें क्या होता है, विकास होता है। यानी कि जो संचालक में जो गुण होने चाहिए वो गुणों का विकास कर्मचारियों में डेवलप होता है, जिससे कह सकते हैं कि भावी संचालक बन सकता है कर्मचारी, अथवा संचालक की प्रतिभा का विकास होता है। 5वां मुद्दा है दोस्तों कि प्रभावशाली नियंत्रण। प्रत्येक स्तर के कर्मचारी के पास पर्याप्त अधिकार होने से अपने अधीनस्थों की गलती के लिए दंडात्मक कदम उठाना सरल हो जाता है, जिस कारण से प्रभावशाली अंकुश बना रहता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि हमें अपने ने अधिकार और दायित्व निम्न स्तर पर या मध्य स्तर पर दे दिया है, तो कर्मचारियों के पास से अधिकार होने के कारण उनके जो अधीनस्थ हैं, यदि वो कुछ गलती करते हैं तो तुरंत दंडात्मक कदम उठा सकते हैं, यानी कि उनको दंड दे सकते हैं, जिसके कारण अंकुश बनाना सरल हो जाता है। मान लो कि उनके पास अधिकार ना हो तो नीचे उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी वो सरलता से काम नहीं करेंगे अथवा उनके कहे अनुसार काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में क्या हो जाएगा कि हमारा जो अधिकारी है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके कारण वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन यदि दंड देने का अधिकार उनको दे दिया जाए तो डर के मारे उनके अधीनस्थों से सरलता से काम करा सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नियंत्रण का कार्य प्रभावशाली बनता है। लास्ट पॉइंट है संवादिता का सर्जन, कि विकेंद्रीकरण द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्यरत कर्मचारी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों अर्थात आदेश देने वाले और सहायकों के मध्य चर्चा विचारणा द्वारा योग्य निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक समूह दूसरे समूह के संपर्क में आता है। इससे इकाई में सहयोग का वातावरण सृजित होता है और संवादिता का सृजन होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में विकेंद्रीकरण का अर्थ देखा,
विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण किसे कहते हैं वो देखा, उसके विचार यानी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करी, क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करी। अब दोस्तों यहाँ पर एक सीमा भी है विकेंद्रीकरण की, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर में कई बार आती है सीमाएं कि जहाँ बहुत छोटे पैमाने पर व्यवस्था तंत्र की रचना करनी हो, यानी कि छोटी इकाई हो, छोटे व्यवस्था तंत्र की रचना करनी हो, साथ ही व्यवसाय के रहस्यों की सुरक्षा कठोरता से करनी हो, वहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं अपनाया जा सकता। कारण ध्यान रखिएगा कि छोटे पैमाने पर व्यवस्था तंत्र हो और रहस्य को गोपनीय रखना हो, सुरक्षित रखना हो, वहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं अपना सकते हैं। वहाँ पर हमें केंद्रीकरण का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ये अपनी एक विकेंद्रीकरण की सीमा थी, क्योंकि सभी के पास अधिकार और सत्ता होते हैं तो रहस्य गुप्त नहीं रह सकते, और छोटा व्यवस्था तंत्र हो तो अलग अलग जगहों पर अधिकार नहीं दे सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।